हेलो दोस्तों, आज हम सब फिर एक नए वीडियो के साथ क्लास की शुरुआत करते हैं। आज की क्लास में हम सब कवर करेंगे सीटेट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को। आज जो हम सब पेपर को सॉल्व करेंगे दोस्तों, वह पेपर आपका यूथ कंपटीशन टाइम के बुक से लिया गया है और जो कि आपका लेटेस्ट पेपर हुआ था दोस्तों, जो आप 28 दिसंबर से लेके 6 फरवरी तक आपका पेपर हुआ था, वही पेपर हम सब इसमें सॉल्व करेंगे। आज का जो पेपर हम सब सॉल्व करेंगे वह पेपर आपका 6 फरवरी को पूछा गया था। 6 फरवरी को पूछा गया था वही पेपर में। इसमें हम सबसे पहले सीडीपी को कवर करेंगे, फिर उसके बाद ईवीएस को। लेकिन जितने भी सेट हुए टोटल इसमें दोस्तों 22 सेट हुए थे। इसमें हम 22 सेट पूरा सॉल्व कराएंगे आपका 6 फरवरी से लेकर 28 दिसंबर तक। अगर आप इस चैनल पर नए हैं दोस्तों तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। यहाँ पे हम सब सभी जितने भी आपके पेपर प्रीवियस ईयर पेपर हुए हैं उसको कवर कराएंगे और साथ में साथ दोस्तों उसकी पीडीएफ भी आपको टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध कराएंगे। टेलीग्राम से जुड़ने के लिए दोस्तों आप डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, उस पर क्लिक करके आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए हम सब क्लास की शुरुआत करते हैं दोस्तों। इसमें सबसे पहले हम सब दोस्तों सीडीपी, बाल विकास और शिक्षा शास्त्र को कवर करेंगे। जो पहला क्वेश्चन पूछा गया था दोस्तों, वह क्वेश्चन आपका है, अनेक स्थितियों में विकास के विभिन्न क्षेत्र मानवीय क्षमताओं की व्याख्या करने में परस्पर प्रतिच्छेद करते हैं तथा विकास का कौन सा क्षेत्र है प्रत्यक्ष रूप से बौद्धिक योग्यताओं जैसे कि समस्या समाधान, समालोचनात्मक चिंतन और तार्किकता की स्पष्टता चर्चा करते हैं। पहला ऑप्शन है फिजिकल, शारीरिक, मोटर, गत्यात्मक, सोशल, सामाजिक, कॉग्निटिव और संज्ञानात्मक। अब देखिए दोस्तों, कोई भी क्वेश्चन हो उसमें आपको ऐसे कुछ ना कुछ पॉइंट जरूर मिल जाएंगे जो उस क्वेश्चन का सही आंसर की तरफ इंडिकेट करते हैं। जैसे यहाँ पे आप यहाँ देख रहे होंगे, पूछ रहा है विकास का कौन सा क्षेत्र प्रत्यक्ष रूप से बौद्धिक योग्यताओं का। ऐसा कौन सा क्षेत्र है दोस्तों जिसमें पर अपने हम बुद्धि का प्रयोग करके, बौद्धिक योग्यताओं का प्रयोग करके समस्या समाधान करते हैं, चिंतन करते हैं, तार्किक चिंतन करते हैं। तो इसमें आपका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, कॉग्निटिव थिंकिंग, संज्ञानात्मक चिंतन। इसका प्रयोग करके हम जो है समस्या समाधान करते हैं, तार्किक चिंतन करते हैं। अब इसके कुछ हम इंपॉर्टेंट पॉइंट समझते हैं जो विस्तृत व्याख्या है, लेकिन इसमें जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण है दोस्तों, उस पर हम चर्चा करते हैं। यहाँ पे जो लिखा गया है शैशवावस्था से प्रारंभ होता है। जो संज्ञानात्मक चिंतन होता है दोस्तों, वह आपका शैशवावस्था से प्रारंभ होता है और यह एक सतत विकास की प्रक्रिया है दोस्तों। कैसी प्रक्रिया है? लगातार चलने वाली विकास की प्रक्रिया है। अगला हम क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं, विकास फिर खाली स्थान है, फिर खाली स्थान है की ओर बढ़ता है। आपको बताना है विकास किस ओर बढ़ता है। ऑप्शन है पहला, सिर से पैर की तरफ बढ़ता है, कि जटिल से सरल की तरफ बढ़ता है, बाह्य से केंद्र की तरफ बढ़ता है, या फिर विशिष्ट से सामान्य की तरफ बढ़ता है। इसमें जो कि राइट आंसर होगा दोस्तों, विकास हर समय सिर से पैर की तरफ बढ़ता है और केंद्र से बाह्य की तरफ बढ़ता है। ऑप्शन सी जो है, अगर ये केंद्र से बाह्य की तरफ होता तब भी ये सही था, लेकिन यह गलत है क्योंकि इसमें बाह्य दिया है। जो आपका सही आंसर है, विकास हर समय सिर से पैर की तरफ बढ़ता है। ऐसा नहीं कि पहले पैर का विकास होगा फिर सिर का विकास होगा, नहीं, पहले सिर फिर पैर की तरफ बढ़ता है। पहले केंद्र का विकास होगा फिर बाह्य का विकास होगा, पहले उंगलियों का विकास होगा। ऐसा नहीं पहले उंगलियों का विकास होगा फिर आपका केंद्र का विकास होगा, ये नहीं है। पहले आपका केंद्र का विकास होगा फिर वह बाह्य का विकास होता है। चलिए इसमें जो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है उसको हम समझते हैं। इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट है दोस्तों वह है मस्तोदमुखी। इस विकास को हम, जो सिर से पैर की तरफ बढ़ने की प्रक्रिया है, इस विकास को हम मस्तोदमुखी सिद्धांत के नाम से जानते हैं या फिर मस्तोदमुखी सिद्धांत कहलाता है। अगर कहीं भी एग्जाम में यह पूछ ले मस्तोदमुखी सिद्धांत कहलाता है तो आप वो समझिए कि वह सिद्धांत है सिर से पैर की तरफ बढ़ने की प्रक्रिया को हम मस्तोदमुखी सिद्धांत कहते हैं। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, करीब प्रारंभिक बाल्यावस्था के दौरान सामाजिकरण का प्राथमिक कारक और सामाजिकरण का द्वितीयक कारक बताना है। इसमें दोस्तों आपको बताना है कि प्राथमिक कारक कौन होता है और द्वितीयक कारक कौन होता है। तो हम ऑप्शन देखते हैं। जो इसमें ऑप्शन दिया गया है दोस्तों, पहला है जनसंचार माध्यम और परिवार माध्यम, दूसरा है विद्यालय परिवार या फिर तीसरा है परिवार विद्यालय, चौथा है मुद्रित माध्यम जनसंचार माध्यम। तो इसमें जो प्राथमिक कारक होता है दोस्तों, सबको पता होगा वह परिवार होता है, और द्वितीय कारक जो होता है दोस्तों वह विद्यालय होता है। जो बालक सबसे पहले जो कुछ भी सीखता है, जो सामाजिकरण के बारे में सबसे पहले वह परिवार में ही सीखता है, क्योंकि परिवार ही उसको बताता है कि पापा कौन है, मम्मी कौन है, कौन चाचा हैं। यह सब की जानकारी बालक को परिवार में ही मिलता है। इसलिए सामाजिकरण की प्रथम पाठशाला जो है यह प्राथमिक
समाजीकरण उसका बालक का जो है परिवार में होता है, और द्वितीयक समाजीकरण के दोस्तों वह विद्यालय में होता है। प्राथमिक समाजीकरण में आपके पास पड़ोसी भी आते हैं। अगर कहीं ऐसा भी पूछ ले कि हाँ पास पड़ोसी समाजीकरण में प्रथम किस समाजीकरण के अंतर्गत आएंगे, आप उनको ध्यान दीजिए। जो पड़ोसी होते हैं वह आपके प्राथमिक समाजीकरण में आते हैं। नीचे यही व्याख्या है, इस पर बहुत ज़्यादा नहीं जानना है क्योंकि विस्तार पूर्वक दिया गया है, तो इसमें आप बहुत ज़्यादा जानने का ना प्रयास करिए। इसमें जो मेन पॉइंट है आप यही समझिए। अगला क्वेश्चन है, जीन पियाजे के सिद्धांत के अनुसार अगर एक स्कीम संतुष्ट परिणाम नहीं देता है तो उत्पन्न होता है। जीन पियाजे के अनुसार अगर कोई एक प्रक्रिया के उससे परिणाम संतुष्ट नहीं होता तो उससे क्या उत्पन्न होगा? अनुकरण होगा, असंतुलन होगा कि संरक्षण होगा, या फिर विकास का समीपस्थ क्षेत्र। इसमें जो कि राइट आंसर होगा दोस्तों, अगर आप जीन पियाजे के अनुसार पूछ रहा है दोस्तों, आप अपने हिसाब से नहीं बताना है कि नहीं अगर हमने एक प्रयास किया और नहीं गलत हम दूसरा प्रयास करेंगे, तीसरा करेंगे तो उससे हमको मोटिवेट होना है। इस प्रकार से आपको नहीं सोचना है। सोचना यह है कि जीन पियाजे क्या मानते हैं कि अगर आप एक स्कीम में परिणाम नहीं मिला तो फिर आपके अंदर क्या उत्पन्न होता है। इनका मानना था कि अगर एक स्कीम का संतुष्ट परिणाम नहीं मिलता है उससे हमारे अंदर असंतुलन उत्पन्न होता है। क्या उत्पन्न होता है दोस्तों? असंतुलन। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। अब जो जीन पियाजे थे इनके कुछ सिद्धांत है दोस्तों, वह सिद्धांत बहुत ही महत्वपूर्ण सिद्धांत है। इसको आप जानिए कि इन्होंने 4 सिद्धांत दिए थे। 4 सिद्धांत दिए थे। इन 4 सिद्धांत का हम नाम समझते हैं और इनके बारे में आपको हम कुछ बताते हैं। जीन पियाजे का जो प्रथम सिद्धांत है वह संवेदी गामक अवस्था होता है दोस्तों, जब 0 से लेकर 2 वर्ष के बालक के लिए होता है, वह आपका संवेदी गामक अवस्था कहलाता है। अगर हम सब संवेदी गामक अवस्था के बारे में और जानने का प्रयास करें, इसमें बालक जो है, क्योंकि बालक छोटा है, 0 से लेकर 2 वर्ष का बालक है, उसके अंतर्गत जो होता है बस अस्तावित की भावना होती है, अनुकरण की भावना होती है। ये सब भावनाएं संवेदी गामक अवस्था में होती है। अगर हम वस्तु अस्थावित की बात करें, जैसे कोई चीज़ वस्तु उसके सामने ना रहे, जैसे उसकी मम्मी है उसके सामने नहीं है लेकिन वो उसके अंदर बना रहता है। कभी हम चलाना शुरू करेंगे हमारी मम्मी तुरंत आएगी। यहाँ पे वस्तु अस्थावित का अगर हम मतलब समझें तो वस्तु भले ही आँख से ओझल रहे लेकिन उसका फिगर दिमाग में बना रहता है कि हाँ हम वस्तु वह वस्तु है। वस्तु अस्थायित्व का मतलब यही होता है। और दूसरा जो है दोस्तों पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, यह 2 से 7 वर्ष तक चलती है। अगर इसकी हम बात करें, इस अवस्था में दोस्तों जीववाद होता है। जो सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट होता है जीववाद, वह चीज़ों के अंदर जो निर्जीव चीज़ें हैं उसके अंदर भी वह बालक जीववाद मतलब जीव समझता है कि हाँ इसके अंदर गति भी जीव है। और केंद्रीकरण का अभाव होता है, संरक्षण का अभाव होता है। गिनती वर्णमाला तो गिन तो लेता है लेकिन क्रमबद्ध नहीं कर पाता है। किस अवस्था में दोस्तों? पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में, 2 से 7 वर्ष के बालक में। तीसरा है जो दोस्तों है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। यह टाइपिंग मिस्टेक है, यह 7 से 11 वर्ष तक है दोस्तों। जो आपका मूर्त संक्रियात्मक अवस्था है वह 7 से 11 वर्ष तक है। इसमें जो बालक होता है दोस्तों, इसमें गणितीय संक्रियाएं कर लेता है, गिनती सीक्वेंस वाइज लगा लेता है, संरक्षण होता है, विकेंद्रीय होता है, विलोमता होता है। इस प्रकार से आपका मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में पाया जाता है। इसमें तार्किक चिंतन का शुरुआत हो जाता है दोस्तों। जो मूर्त संक्रियात्मक अवस्था होती है इसमें तार्किक चिंतन की शुरुआत हो जाती है। ऐसा नहीं कि पूर्णतः तार्किक चिंतन करने लगता है, नहीं, इसमें शुरुआत हो जाती है। अगला है अमूर्त औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। इस अवस्था में दोस्तों इस जो है 7 से 11 नहीं है, ये 11 प्लस कर सकते हैं या फिर 11 से 15 कर सकते हैं। यह अमूर्त औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था होती है। इसमें बालक जो है कल्पनात्मक चिंतन करने लगता है, अमूर्त चिंतन करने लगता है। अमूर्त मतलब बालक के सामने कोई वस्तु ना दिखे तब भी उसका वह चिंतन करे, वह आपका अमूर्त चिंतन कहलाता है। आगे हम समझते हैं, अगर इसको हम इसके स्रोत की बात करें, यह जो सिद्धांत है इसके स्रोत की बात करें तो यह इनकी एक बहुत प्रसिद्ध बुक थी, द साइकोलॉजी ऑफ ए चाइल्ड बुक से यह लिया गया था। यह स्रोत, इसका स्रोत जो है, कभी अगर स्रोत पूछे या इसका यह चारों सिद्धांत किस मतलब कहाँ से लिए गए हैं, कहाँ का स्रोत है, तो समझिए इनका एक बुक था द साइकोलॉजी ऑफ चाइल्ड बुक से यह लिया गया है। अगला क्वेश्चन है, जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार बच्चे किस अवस्था में वस्तु अस्थायित्व समझना आरंभ कर देते हैं?
अब यहाँ से अगर हम समझेंगे तो आप क्वेश्चन से अगर एक चीज़ आप समझ लीजिए, जिन पियाजे का सिद्धांत का नाम क्या है दोस्तों? संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत है। यहाँ से एक चीज़ क्लियर हो रहा है, जिन पियाजे का सिद्धांत का नाम दोस्तों आपका संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत है। आगे हम बढ़ते हैं, ऑप्शन समझते हैं कि बस्त स्थायित्व समझना आरंभ करते हैं, कब से आरंभ करते हैं उसको आपको बताना है। पहला ऑप्शन है संवेदी गामक अवस्था, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था या फिर औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। जैसा कि हम सब शुरू में बता दिए थे कि जो बस्त स्थायित्व की भावना होती है दोस्तों, वह आपका संवेदी गामक अवस्था होती हैं, जो 0 से लेकर 2 वर्ष तक चलती है। इसके बारे में हम सब व्याख्यापूर्वक समझ चुके हैं, इसमें बहुत विशेष समझना नहीं है। अगला क्वेश्चन है, रमन के सम्मुख हिंज की दुविधा प्रस्तुत की गई। उसने प्रतिक्रिया व्यक्त की कि हिंज को पैसा नहीं चुराना चाहिए था, क्योंकि चोरी करना अपराध है और ऐसा करने से समाज में अव्यवस्था पैदा होती है। वर्तमान में रमन नैतिक विकास की किस अवस्था पर है? ऑप्शन है आज्ञाकारी और दंड अभिविन्यास, या फिर दूसरा है यंत्रित उद्देश्य अभिविन्यास, अच्छा लड़का अच्छा लड़की अभिविन्यास, या फिर कानून एवं व्यवस्था अभिविन्यास। जो यह कोहलबर्ग की कहानी थी दोस्तों, हिंज की कहानी, ये बहुत ही महत्वपूर्ण कहानी थी। इसका अगर हम सारांश समझें तो जो हिंज है, उसकी वाइफ बीमार थी, उसको बचाने के लिए उसे एक दवा की ज़रूरत थी, जो कि वहाँ पे सिर्फ एक ही डॉक्टर के पास थी, और वो डॉक्टर पूरी अपनी लाइफ की मेहनत करके वह दवा बनाया था। अगर वह हिंज को दे देता फिर उसके पास कुछ नहीं रह जाता। इसलिए अब वो अगर वो हिंज को दवा नहीं मिलती तो उसकी वाइफ मर जाती थी। इस परिस्थिति में हिंज को क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, पूरी कहानी का यही सारांश निकलता है। हिंज को दवा चुरा लेना चाहिए कि नहीं चुराना चाहिए, दवा चुराना गलत है, कानून सजा देगा, अगर नहीं चुराएगा तो उसकी पत्नी मर जाएगी। यही सब प्रक्रिया इसमें चलता है। जो इसमें पहला चरण होता है दोस्तों, वह कानून एवं व्यवस्था अभिविन्यास। जैसे आप बालक को बता दिए कि आपको चोरी करेंगे, आप चोरी करना मतलब तो आपको सरकार सजा देगी या फिर पुलिस आपको पकड़ ले जाएगी। तो ये कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए कानून व्यवस्था अभिविन्यास, ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर है। इसके और भी चरण है दोस्तों, जो इसके और चरण है अगर उसका हम सब बात करें तो उसमें बताया जाता है अगर कोई गलती करने से किसी की जान बच जा रही है तो फिर आपको गलती कर देना चाहिए, हिंज को दवा चुरा लेना चाहिए क्योंकि उसकी वाइफ बच जाएगी। फिर अगले चरण में यह भी बताया जाता है कि हिंज अगर दवा चुरा लेगा तो फिर डॉक्टर के पास नहीं रह जाए, पूरी उसकी मेहनत बेकार चली जाएगी। ये सारे बहुत विस्तार पूर्वक है, तो हम जब कोहलबर्ग को पढ़ेंगे तो इस पर अच्छे से चर्चा करेंगे। लेकिन इसमें जो आपके लिए इम्पॉर्टेंट है उसको समझिए। कोहलबर्ग नैतिक विकास के सिद्धांत को 3 स्तर, कितने स्तर दोस्तों? 3 स्तर तथा 6 सोपान निम्नवत हैं। चलिए हम सब आगे बढ़ते हैं। इसमें जो अगला क्वेश्चन है, लेव वाइगोत्स्की के विचार के अनुसार निम्न में से कौन सा कथन सही है? ऑप्शन है सामाजिक पृथक्करण अधिगम में योगदान देता है, या फिर बच्चों के दूसरे के सहयोग के बिना सर्वाधिक अच्छी तरह से सीखते हैं। अगला है संकेत और मदद अधिगम की गति में अवरोध पैदा करते हैं, या फिर सांस्कृतिक उपकरण अधिगम की प्रक्रिया में योगदान देते हैं। आपको बताना है लेव वाइगोत्स्की के अनुसार दोस्तों। इसमें जो कि आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। जो लेव वाइगोत्स्की है उनका मानना था सांस्कृतिक उपकरण अधिगम की प्रक्रिया में योगदान देता है। अब हम इनके बारे में और समझते हैं। अगर इसमें हम निष्कर्ष निकालें तो इसमें यही है कि इनके सिद्धांत सामाजिक संस्कृत सिद्धांत, इनका अगर कभी पूछ ले कि सामाजिक संस्कृत सिद्धांत किसने दिया है तो आपको बताना है लेव वाइगोत्स्की ने दिया है। इस सिद्धांत का मुख्य आधार उत्तरोत्तर मानसिक विकास का अध्ययन है दोस्तों, इसको आप ध्यान दीजिएगा। चलिए हम सब आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, लेव वाइगोत्स्की के अनुसार शिक्षण अधिगम की निम्न में से कौन सी विधि अधिगम में सम्मुख कराती है? ऑप्शन है निष्क्रिय अनुकरण, सहभागी अधिगम, व्याख्यात्मक शिक्षण, या फिर उद्दीपक प्रतिक्रिया अनुकूलन। इसमें आपका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर, सहभागी अधिगम। अब देखिए दोस्तों, इन जो आपके लिए वाइगोत्स्की थे, इनका मानना था कि जिसे छोटे छोटे समूह में बांटकर अगर हम बच्चों को सिखाएंगे तो बालक बहुत अच्छे से बहुत जल्दी सीख लेगा। ऐसा किसका मानना था? ऐसा मानना था लेव वाइगोत्स्की का। अगला जो क्वेश्चन है, बाल केंद्रित शिक्षा किसकी अनुशंसा करती है? बाल केंद्रित शिक्षा दोस्तों जो है आपके मानकीकृत पाठचर्या, पुरस्कार और दंड का इस्तेमाल, वैयक्तिक भिन्नताओं पर ध्यान, या फिर
योग्यता के सत्तावादी मत का विकास। जो आपको बाल केंद्रीय शिक्षा होता है दोस्तों, इसको हम समझते हैं पहले। बाल केंद्रीय शिक्षा का मतलब होता है कि बालक उसमें मेन रहेगा, बालक के हिसाब से शिक्षा करिए। एक होता है आपका शिक्षक केंद्रीय शिक्षा। जब शिक्षक केंद्रीय शिक्षा होता है तो उसमें शिक्षक की भूमिका मेन होती है, लेकिन जो सबसे महत्वपूर्ण शिक्षा है दोस्तों वह बाल केंद्रीय शिक्षा माना जाता है। जहाँ भी अगर बाल केंद्रीय शिक्षा आप दिया रहे वो समझ लीजिए कि वह ऑप्शन आपका हर समय सही होगा। इसमें जो कि राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी। कह रहे हैं वैयक्तिक भिन्नताओं पर ध्यान देना है। जो आपका बाल केंद्रित हो वह आपका वैयक्तिक भिन्नताओं पर ध्यान देना शिक्षा कहलाता है। अगला जो क्वेश्चन है, हार्वर्ड गार्डनर के बुद्धि के सिद्धांत के अनुसार बुद्धि, पहला ऑप्शन है कि सभी बच्चों में एक समान स्तर होते हैं, एक समान योग्यता जिसका कोई जैविक आधार नहीं है, या फिर अगला है जन्म से ही स्थिर है और इस पर परिवेशी कारकों का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, या फिर कई प्रकार की होती हैं और व्यक्तियों के पास विभिन्न प्रकार की बुद्धि के विभिन्न स्तर होते हैं। यह ऑप्शन दोस्तों एकदम राइट है कि सभी जितने भी बालक होते हैं, जितने भी लोग होते हैं, सभी को अलग अलग प्रकार की बुद्धि होती है। ऐसा नहीं कि सभी एक ही प्रकार से सोचते हैं, सबकी थिंकिंग अलग अलग होती है, सबका स्तर अलग अलग होता है। कोई बालक होता है बहुत जल्दी सीख लेता है, कोई बालक होता है बहुत लेट सीखता है। इसीलिए ऑप्शन डी इज राइट आंसर है दोस्तों। अगर इसमें हम कुछ पॉइंट देखें दोस्तों जो आपके एग्जाम के पॉइंट में से सबसे महत्वपूर्ण है, तो वह यही पॉइंट है। इनका मानना था कि विभिन्न प्रकार की बुद्धि के विभिन्न स्तर होते हैं, वही कि व्यक्तियों के पास विभिन्न प्रकार के बुद्धि के विभिन्न स्तर होते हैं। इस सिद्धांत के अनुसार बुद्धि का स्वरूप एकाकी ना होकर बहुकारकी होता है दोस्तों, एकाकी ना होकर बहुकारक होता है। हार्वर्ड गार्डनर ने अपनी पुस्तक, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इसको नोट करिएगा। इनकी जो पुस्तक है दोस्तों फ्रेम्स ऑफ माइंड में यह वर्णन किया है। किसमें वर्णन किया है दोस्तों? फ्रेम्स ऑफ माइंड में यह वर्णन किया है कि बुद्धि को एकाकी सत्ता के रूप में नहीं देखा जा सकता। अगला हम क्वेश्चन देखते हैं। इनके जो बुद्धि का कुछ वर्णन है दोस्तों उसको हम समझ लेते हैं। कुल 9 प्रकार की बुद्धि का वर्णन किया थे तो और, लेकिन जो प्रमुख हैं तार्किक गणितीय बुद्धि, भाषाई बुद्धि, स्थानिक, शारीरिक गतिक, संगतिक बुद्धि, पारस्परिक बुद्धि, अवैयक्तिक बुद्धि या प्राकृतिकवादी बुद्धि या फिर अस्तित्ववादी बुद्धि, यह कुछ इनके प्रकार थे बुद्धि के। अगला हम क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन अभिकथन है दोस्तों। पहला है, कह रहे हैं कि अधिगम का सामाजिक रचनावादी सिद्धांत अधिगम प्रक्रिया को सहज सुगम बनाने के लिए कक्षा में मुद्रित समृद्ध परिवेश के सृजन पर बल देता है। तर्क है आर दोस्तों, उसको हम समझते हैं। भाषा विकास में विद्यालय के परिवेश की कोई भूमिका नहीं है और भाषा विकास पूरी तरह से जैविक परिपक्वता पर निर्भर होता है। सही विकल्प चुनना है दोस्तों। इसमें पहला विकल्प है, कह रहे हैं कि ए और आर दोनों सही है, ए आर की सही व्याख्या करता है, या फिर दूसरा है ए और आर दोनों सही हैं लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। तीसरा है ए सही है लेकिन आर गलत है। जो अगला है दोस्तों वह है ए और आर दोनों गलत हैं। इसमें जो राइट आंसर होगा दोस्तों, आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। कह रहे हैं कि ए सही है लेकिन आर गलत है। इसको हम पहले समझते हैं कि ए और क्या कह रहा है और आर क्या कह रहा है। देखिए इसमें ए तो कह रहा था अधिगम का सामाजिक रचनावादी सिद्धांत अधिगम की प्रक्रिया को सहज सुगम बनाने के लिए कक्षा में मुद्रित समृद्ध परिवेश को सृजन पर बल देता है। सही है दोस्तों, एकदम सही बात कहा गया है। और जो कि आपका अगला था, कह रहे हैं कि भाषा विकास में विद्यालय के परिवेश की कोई भूमिका नहीं होती है। ये तो गलत ही कहा जा रहा है कि जो भाषा विकास है विद्यालय के परिवेश में भूमिका होती है, लेकिन यहाँ कह रहे हैं कि नहीं होती है, नहीं है। भाषा विकास पूरी तरह जैविक परिपक्वता पर निर्भर है, या जो कि गलत है। ये सही है दोस्तों और आर गलत है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहे हैं कि लड़के बहुत शक्तिशाली हैं और कठोर होते हैं तथा लड़कियां नरम और संवेदनशील होती हैं। इस तरह के कथन को बढ़ावा देता है। क्या देता है दोस्तों? ऑप्शन है पहला जेंडर समानता, जेंडर समता, जेंडर सशक्तिकरण, जेंडर रूढ़वादिता। अब जाहिर सी बात है दोस्तों, इसमें जेंडर की बात करें तो ऑप्शन जेंडर की रूढ़वादिता की बात करें तो सिर्फ कहने की बात है कि लड़के बहुत शक्तिशाली होते हैं, लड़कियां बहुत नरम होती हैं। ये सिर्फ जेंडर रूढ़वादिता को दर्शाता है। ऑप्शन डी इज राइट आंसर।
अगला क्वेश्चन है, बच्चे की स्वीकृति अधिगम शैलियों में व्यक्तिगत भिन्नताओं को किस प्रकार से संबोधित नहीं किया जाना चाहिए। इसमें दोस्तों आपको ध्यान देना, नहीं पूछा है, बच्चे ज़्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं, पढ़ेंगे क्वेश्चन बस सीधा सीधा आंसर लगा दें, लेकिन उसको आपको देखना है जिस जो नहीं किया जाना चाहिए उसको आपको बताना है। पहला है, उन्हें बहुविधि तरीके से जानकारियाँ प्रस्तुत करके या फिर उन्हें बहुविधि तरीके से जानकारियों पर काम करने के अवसर देकर या फिर उन्हें बहुविधि तरीके से काम में शामिल होने का अवसर देकर या फिर अगला है, उनका बहुविधि तरीके से नामीकरण, लेबलिंग व पृथक्करण करके। इसमें राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, उनका बहुविधि तरीके से नामीकरण, लेबलिंग करके पृथक्करण करना चाहिए। यह जो है इसमें नहीं पूछा था, तो गलत का आंसर गलत के साथ चला जाएगा, बाकी ये सारी चीज़ें सही हैं। अगर इसका हम सब मतलब समझे तो इससे दोस्तों जो यह पॉइंट कहा जा रहा है, इससे बालक के अंतर्गत हीन भावना आने लगती है, इससे नकारात्मक प्रभाव पड़ता है, ये इस सबसे बचना चाहिए दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, करें आकलन करने का मुख्य कारण क्या है। अगर हम आकलन कर रहे हैं उसका मुख्य कारण क्या होना चाहिए। विद्यार्थियों में परीक्षा के प्रति भय पैदा करना, ये तो गलत है दोस्तों। इस प्रकार से कोई भी ऑप्शन अगर आपका आ जाए, भय पैदा करना, डर लगना, लेकिन किंतु परंतु, ये सब आपको गलत आंसर काटना है। अगला है, अधिगम को अनुकूलित बनाने के लिए विद्यार्थियों को खूबियों और चुनौतियों की पहचान करना। अगला है, विद्यार्थियों को निष्पादन के अनुसार उन्हें आगे की कक्षा में प्रोन्नत करना या रोक लेना। अगला है, विद्यार्थियों को श्रेणी देना और वरीयता में वर्गीकृत करना। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे वर्गीकृत करना है मतलब अलग अलग करने की बात करें तो ये भी आपका गलत हो जाएगा। और सी ऑप्शन अगर हम सब देखें, विद्यार्थियों को निष्पादन के अनुसार उन्हें आगे की कक्षा में प्रोन्नत करना या रोक लेना, यह भी आपका ऑप्शन गलत होगा। आकलन करने का जो मुख्य उद्देश्य होना चाहिए वह होना चाहिए अधिगम को अनुकूलतम बनाने के लिए विद्यार्थियों की खूबियों और चुनौती की पहचान करना, ताकि आप उसे दूर कर सकें। जब बच्चे की कमी को आप जानेंगे, उनकी खूबियों को जानेंगे, तो फिर उनको जो प्रॉब्लम रहेगी उसको आप सॉल्व कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, करें कि आप अपने विद्यार्थियों में समालोचनात्मक चिंतन को सम्मिलित करना चाहते हैं। ऐसा करने के लिए आप निम्न में से किन कौशलों का संवर्धन करना चाहेंगे। ऑप्शन है, अविचारी चिंतन, स्वचिंतन, प्रतिबिंब या फिर कंठस्थीकरण या फिर निष्क्रिय अनुकरण। इसमें जो कि आपका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा इसमें, स्वचिंतन, प्रतिबिंबन। आगे हम सब बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, करें विद्यालय में सुविधा वंचित पृष्ठभूमि से आने वाले बच्चों का निम्न स्तरीय निष्पादन किस ओर संकेत करता है। ऑप्शन है, विद्यालय सभी विद्यार्थियों की आवश्यकताओं की ओर ध्यान देता है, या फिर अगला है, उनके माता पिता शिक्षा का महत्व नहीं समझते हैं। अगला है, विद्यालय सभी बच्चों की आवश्यकताओं एवं योग्यताओं को संबोधित नहीं कर पाते हैं, या फिर अगला है, बच्चों का सामाजिक परिवेश बच्चों के अधिगम के लिए पूरी तरह से उत्तरदायी हैं। अब इसमें जो पूछ रहा था दोस्तों वह यही पूछ रहा था कि उस क्षेत्र से जो बालक आते हैं जहाँ पे पर्याप्त सुविधा नहीं मिल पाती है, तो उस निम्न स्तर निष्पादन के किस ओर संकेत करता है उसको आपको बताना था। तो इसमें जो राइट आंसर होगा दोस्तों वह होगा, विद्यालय सभी बच्चों की आवश्यकताओं या योग्यताओं को संबोधित नहीं कर पाते हैं, तभी तो वह सुविधाओं से वंचित हैं। अगला क्वेश्चन है, करें कि विकलांगता व्यक्तिगत और सामाजिक कारकों के बीच बाधित अंतःक्रियाओं का परिणाम है। विकलांगता का कौन सा प्रतिमान इस दृष्टिकोण को समर्थन देता है। ऑप्शन है, चिकित्सीय, दानशीलता, सामाजिक या फिर मानवीय अधिकार। इसमें जो कि आपका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, जो सामाजिक है। यहाँ पे कहने का तात्पर्य यही था दोस्तों, अगर इस पर हम सब बात करें तो जो विकलांगता है दोस्तों, यह जो है विकलांगता जो आपका अधिनियम 1995 के अनुच्छेद 26 में विकलांगों बच्चों के जो 18 वर्ष की आयु तक मुक्त और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार प्राप्त करते हैं। अभी सरकार विकलांगता पे बहुत ही ज़्यादा जोर दी है। जो विकलांग बच्चे हैं अपने आप को
हीन ना समझे कि बहुत लोग उनको हेट करते हैं कि अरे वो विकलांग है। तो फिर इन सबको दूर करने के लिए सरकार तमाम प्रकार की योजनाएं लाती हैं ताकि यह सब समाज में जो ये समस्याएं हैं इसको दूर किया जा सके। अगला क्वेश्चन हम सब देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, अरे अगले क्वेश्चन में दोस्तों आप ध्यान दीजिएगा, उसमें 3 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांग दिवस, विकलांग नहीं दोस्तों, दिव्यांग दिवस के रूप में मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, श्रवणबाधित वाले विद्यार्थियों को के सफल समावेशन को सुनिश्चित करने के लिए अध्यापक को क्या करना चाहिए। श्रवण, जो बालक सही से नहीं सुन पा रहा है, उनको विद्यार्थियों को सफल समावेशन को सुनिश्चित करने के लिए अध्यापक को क्या करना चाहिए। जानकारी प्रस्तुत करने के लिए व्याख्यान विधि का अतिशय रूप से प्रयोग, या फिर अगला है अधिगम के आकलन के लिए मौखिक परीक्षणों का प्रयोग, या फिर अगला है कक्षा में सांकेतिक भाषा का प्रयोग निषेध, या फिर अगला है यह सुनिश्चित करना कि मौखिक संप्रेषण दृश्यात्मक प्रस्तुतिकरण के साथ पूरित हो। अब देखिए दोस्तों, जो क्वेश्चन में पूछ रहा था पहले आप उसको समझ लीजिए। उसमें वह क्वेश्चन ये पूछने का प्रयास कर रहा है, कोई बालक है जो सुन नहीं पाता है, उसको आप शिक्षा देते हैं तो किस प्रकार से उसे आप पढ़ाएंगे। इसमें जो और ऑप्शन है दोस्तों, जैसे पहला है जानकारी प्रस्तुत करने में व्याख्यान विधि, तो अब बच्चा सुनने में कमज़ोर है, नहीं सुन पा रहा है, तो आप सिर्फ व्याख्यान ही करेंगे तो कैसे सुनेगा, नहीं समझ पाएगा। दूसरा था दोस्तों, वह आपका था अधिगम के आकलन के लिए मौखिक परीक्षणों का प्रयोग। ये भी गलत है दोस्तों कि जो बालक सुन नहीं पा रहा तो आप मौखिक परीक्षण कैसे करेंगे। करें कक्षा में सांकेतिक भाषा का प्रयोग। अब आप सिर्फ संकेत करेंगे तो बालक कैसे समझ पाएगा, नहीं समझ पाएगा ना। तो जो लास्ट है दोस्तों, यह सुनिश्चित करना कि मौखिक संप्रेषण दृश्यात्मक प्रस्तुतिकरण के साथ पूरित करना। इसमें देखिए दोस्तों, यहाँ दृश्यात्मक बात कर रहे हैं, मतलब आप जो बालक को बोले उसे चित्र के जरिए भी बालक को दिखाते रहें। यह दोस्तों राइट आंसर इसमें होगा डी, क्योंकि जो शिक्षण विधियों की जब हम सब बात करेंगे तो उसमें बताया जाता है कि एक आपका आता है श्रव्य विधि, एक आता है दृश्य विधि, फिर दृश्य श्रव्य विधि। जो सबसे उपयोगी विधि होती है दोस्तों वह आपका आता है दृश्य और श्रव्य विधि, मतलब जिसमें हम बोलते भी रहें और दिखाते भी रहें, उससे बालक सबसे ज़्यादा बहुत अच्छे से सीखता है। अगला क्वेश्चन है, मेधावी प्रतिभाशाली बच्चों में किस तरह की संभावना है। जो आपके मेधावी प्रतिभाशाली बच्चे में किस तरह की संभावना है उसको आपको बताना है। उनमें मूल बातों की सहज समझ का अभाव होता है, अपने सहपाठियों की तुलना में काफ़ी धीमी गति से प्रतिक्रिया देते हैं, या फिर अगला है यदि कार्य चुनौती भरा है तो उस काम को तुरंत छोड़ देते हैं, समाधान खोजने के प्रति इच्छा व्यक्त करते हैं। दोस्तों इसमें आपको मेधावी बालक बताता है। देखिए जो पहला ऑप्शन है, कह रहे हैं कि उनमें मूल बातों को सहज समझ का अभाव होता है, तो ये तो गलत है दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए गलत। दूसरा कह रहे हैं सहपाठियों की तुलना में काफ़ी धीमी गति से, ये भी गलत है। कह रहे हैं कि यह कार्य चुनौती भरा है, यदि कार्य चुनौती भरा है तो उस काम को तुरंत छोड़ देते हैं, ये भी गलत है दोस्तों। जो इसमें राइट आंसर है दोस्तों, जो आपके प्रतिभाशाली बालक होते हैं उनमें खोजने की इच्छा होती है, समाधान खोजने के प्रति इच्छा व्यक्त करते हैं, मतलब वो बहुत ही ज़्यादा हर चीज़ को सीखने का प्रयास करते रहते हैं। यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है उसको आप समझिए। इनकी जो बुद्धि लब्धि होती है दोस्तों 140 से, जिसकी बुद्धि लब्धि 140 से अधिक होती है दोस्तों, वह प्रतिभाशाली बालक के अंतर्गत आते हैं। अगला क्वेश्चन है, करें निम्न में से कौन सा प्रावधान अटेंशन डिफिसिट हाइपरएक्टिव डिसऑर्डर वाले विद्यार्थियों के लिए चुनौती प्रस्तुत करेगा। ऑप्शन है लिखित प्रदत्त कार्यों के लिए सहायक प्रौद्योगिकी तथा सुगम्य पहुंच, या फिर अगला है विभिन्न संवेदी का उद्दीपन, या फिर प्रदत्त कार्यों को छोटे छोटे प्रबंधनीय समूह में प्रस्तुत करना, या फिर अगला है बिना किसी अंतराल के लंबी अवधि वाले व्याख्यान। इसमें जो चुनौती प्रस्तुत करेगा दोस्तों वह ऑप्शन नंबर डी, जो जिसमें इस प्रकार की समस्या रहेगी वह बिना किसी अंतराल के लंबी अवधि वाले व्याख्यान। जब आप किसी बिना अंतराल दिए सिर्फ भाषण ही देते जाएंगे, आप व्याख्यान ही देते जाएंगे, यह समस्या करेगा। इसका जो शॉर्टकट फॉर्म है दोस्तों ADHD, इसको आप समझिएगा। जो आपका ADHD होता है हाई टेंशन डेफिसिट हाइपर इरेक्टिव डिसऑर्डर वाले जो विद्यार्थी हैं उसे हम ADHD से इंडिकेट करते हैं, उसको आप समझिए। जो इसकी शुरुआत होती है दोस्तों बचपन से शुरुआत होती है, और ये
बड़ी उम्र तक जारी रहता है। इसमें जो समस्याएं होती हैं, जो समस्याएं उसको हम बताते हैं। जो पहले लक्षण समझ लेते हैं, इसके जो लक्षण हैं कैसे आप जानेंगे हाँ किसी के अंतर्गत यह बीमारी है। बिना सोचे समझे जल्दबाजी में काम करना, लंबे समय से चल रही एक स्थिति जिसमें ध्यान लगाने में कठिनाई, अति सक्रियता का होना, भूलने की प्रवृत्ति दोस्तों, बच्चा भूल जाता है, ध्यान में कमी, यह सब जो है ये सब प्रॉब्लम होने से दोस्तों ADHD में से ग्रसित बच्चा माना जाता है। अगला क्वेश्चन है, अभिकथन एक कह रहा है दोस्तों, अध्यापक को अपने विद्यार्थियों को सहयोगात्मक अधिगम में सहयोग करने, समूह कार्य करने और सक्रिय रूप से भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। एक कथन ये है। अब जो तर्क दूसरा है दोस्तों, इसमें कौन सा सही उसको आपको बताना है। अधिगम एक सामाजिक गतिविधि है और विद्यार्थियों को सामूहिक रूप से ज्ञान सृजन करना चाहिए। इसमें से कौन सही है दोस्तों, उसको आपको बताना है। अब यहाँ पे निष्कर्ष निकल ही रहा है, सीधा सीधा निष्कर्ष निकल रहा है कि पहले हम ऑप्शन समझ लेते हैं फिर आंसर बताते। कह रहे ए और दोनों सही हैं, आर ए की सही व्याख्या करता है। जो आर है दोस्तों ए की सही व्याख्या कर रहा है। या फिर दूसरा है ए और आर दोनों सही हैं लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं कर रहा है। अगला ऑप्शन है, कह रहे हैं कि ए सही है लेकिन आर गलत है। अगला ऑप्शन है ए और आर दोनों गलत हैं। अब इसमें जो राइट आंसर होगा दोस्तों, उसमें आपका ए राइट आंसर है। जो राइट आंसर है, कह रहे हैं कि ए और आर दोनों सही हैं, ए और आर दोनों सही हैं, आर ए की सही व्याख्या कर रहा है। जो आर इसमें था दोस्तों, अधिगम एक सामाजिक गतिविधि है और विद्यार्थियों को सामूहिक रूप से ज्ञान सृजन करना चाहिए, ये दोस्तों ए की व्याख्या कर रहा है। अगला क्वेश्चन है, कह रहे हैं शिक्षण अधिगम की निम्न में से कौन सी विधि ज्ञान के सृजन में विद्यार्थियों की सक्रिय भूमिका को महत्व नहीं देती है। इसमें नहीं पूछा है दोस्तों, इसको आप जरूर ध्यान दीजिएगा। इस प्रकार से क्वेश्चन को नहीं पूछ रहा है कि शिक्षण अधिगम के निम्न में कौन सी विधि ज्ञान सृजन की विद्यार्थियों की सक्रिय भूमिका को महत्व नहीं देती है। व्यवहार अनुकूलन, सहपाठी सहभागिता, अन्वेषण अधिगम, पारस्परिक शिक्षण। इसमें जो आपका राइट आंसर होगा दोस्तों, व्यवहार अनुकूलन, यह नहीं देता है विद्यार्थियों की सक्रिय भूमिका को महत्व। जो व्यवहार अनुकूलन है वह नहीं देता है, बाकी सहपाठी सहभागिता है वह देगा ही। अन्वेषण विधि, खोज विधि, डिस्कवरी लर्निंग, पारस्परिक शिक्षण, यह सब आपका देगा। अगला क्वेश्चन है, विद्यार्थियों किसके द्वारा बेहतर और प्रभावशाली तरीके से सीखते हैं। ऑप्शन है निष्क्रिय अनुकरण द्वारा, पुरस्कार और दंड द्वारा, जिज्ञासा, अन्वेषण द्वारा, कंठस्थीकरण द्वारा। इसमें जो कि राइट आंसर होगा दोस्तों, विद्यार्थी जो सबसे ज़्यादा प्रभावशाली तरीके से सीखेंगे, जाहिर सी बात है डिस्कवरी, अन्वेषण और जिज्ञासा और अन्वेषण द्वारा। आप निष्क्रिय अनुकरण करेंगे तब ये भी गलत है, पुरस्कार से पुरस्कार दंड देना भी गलत है, कंठस्थीकरण से रटन विद्या करेंगे वो भी गलत है। जो इसमें सही आंसर है जिज्ञासा और अन्वेषण, वो अंदर से जागृत हो और खोज करें कि हमको पढ़ना है, डिस्कवरी करें। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। जो अगला क्वेश्चन है दोस्तों, कह रहे हैं कि निम्न में से कौन सा विद्यार्थियों के समस्या समाधान कौशलों के विकास में बाधक हैं। जो इसमें आपको बताना है इसमें कौन से बाधक हैं विकास समस्या समाधान कौशलों के विकास में बाधक हैं। अनुरूप चिंतन, प्रक्रियात्मक स्थिरता, या फिर बहुविध तरीकों से प्रश्नों का प्रस्तुतिकरण, या फिर प्रासंगिक सूचनाओं पर केंद्रित होना। इसमें जो कि आपका राइट आंसर होगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर जो बाधक है दोस्तों वह प्रक्रियात्मक स्थिरता जो है वह समस्या समाधान कौशलों में बाधक होता है। अगला क्वेश्चन है, विद्यार्थियों द्वारा गृहीत वैकल्पिक अवधारणाएं अध्यापक द्वारा किस प्रकार संबोधित की जानी चाहिए। ऑप्शन है वैकल्पिक अवधारणाओं की कोई चर्चा किए बिना अनदेखी की जाना चाहिए। या फिर अगला है, विद्यार्थियों को किसी भी प्रकार की वैकल्पिक अवधारणाओं साझा करने की अनुमति नहीं देना चाहिए। या फिर अगला है, विद्यार्थियों को अपने विचार साझा करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए और इन पर समग्रता से चर्चा करनी चाहिए। या फिर अगला है, विद्यार्थियों को वैकल्पिक अवधारणाओं पर विचार करने के लिए दंड मिलना चाहिए। इसमें जो कि राइट आंसर आपका होगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। कह रहे हैं कि
विद्यार्थियों को अपने विचार साझा करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। इन पर समग्रता से चर्चा करनी चाहिए। ऐसा नहीं कोई बालक अपना विचार रखे आप उसे तुरंत डांट के शांत करा दे, नहीं आप शांत रहो, हम जो बता रहे हैं वैसे इस प्रकार से नहीं कहना चाहिए। वो अगर कोई चीज़ बता रहा है उसे प्रोत्साहित करें ताकि अगली बार और अच्छे से बताने का प्रयास करें। उसके विचार लोगों को साझा करिए, बताइए कि हाँ देखिए बच्चा यह सोचा, यह बताने का प्रयास किया है। अगला क्वेश्चन है, करें निम्न में से कौन सा बाह्य उत्प्रेरण का उदाहरण है। ऑप्शन है जिज्ञासा को संतुष्ट करने के लिए अधिगम, या फिर है समझ को समृद्ध करने के लिए अधिगम, या फिर है नगद पुरस्कार पाने के लिए अधिगम, या फिर है किसी कौशल में निपुणता प्राप्त करने के लिए अधिगम। इसमें जो कि राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन है, इसमें बाह्य उत्प्रेरणा की बात करें दोस्तों, बाह्य उत्प्रेरणा का उदाहरण जो होता है दोस्तों वो नगद पुरस्कार पाने के लिए अधिगम, यह आपका बाह्य उत्प्रेरणा के अंतर्गत आएगा। अगला क्वेश्चन है, साइमा अपनी असफलता के लिए योग्यता में कमी को उत्तरदायी ठहराती है और योग्यता को एक स्थिर रूप की तरह मानती है। बार बार असफलताओं का होना असफलताओं का होना उसमें किस प्रकार की भावना का विकास करेगा। ऑप्शन है जिज्ञासा बढ़ेगी, या फिर असहायता का सीखा हुआ भाव, या फिर गर्व होगा, या फिर आशा होगी। इसमें जो कि आपका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर, असहायता का सीखा हुआ भाव। जो आशा है दोस्तों वह बार बार असफल हो रही थी, तो जो इसका राइट आंसर होगा वह होगा असहायता का सीखा हुआ भाव। अगला क्वेश्चन है, आप अपने विद्यार्थियों को कुछ जानकारी याद करवाना चाहते हैं, इस उद्देश्य के लिए आप किस युक्ति से बचना चाहेंगे दोस्तों। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे बचना चाहेंगे मतलब यहाँ नकारात्मक पूछ रहा है। अभी ऐसा नहीं कि आप विद्यार्थियों को कुछ जानकारी याद करवाना चाहते हैं तो इस उद्देश्य के लिए आप किस युक्ति से बचेंगे, तो काफ़ी बच्चे कन्फ्यूज हो जाते हैं। पहला ऑप्शन पढ़ेंगे, हाँ लगेगा सही बस लगा, तो ऐसा नहीं, आप चारों ऑप्शन पूछिए और क्वेश्चन को पढ़ने बहुत अस्थायी होकर पढ़िएगा क्योंकि क्वेश्चन में ही आंसर छुपा रहता है। तो करें आप उन्हें निष्क्रिय रूप से कई बार दोहराने के लिए कहें, या फिर उनके पूर्व ज्ञान के से संबद्धता जोड़ेंगे, या फिर ज्ञान को वास्तविक जीवन की समस्याओं में लागू करने का अवसर देंगे, या फिर अगला है उस अवधारणा हेतु उदाहरण और गैर उदाहरण प्रस्तुत करेंगे। इसमें जो आपका राइट आंसर होगा दोस्तों, देखिए इसमें नहीं पूछा है, जब नहीं पूछा जो इसमें गलत आंसर है, जो आपको जो इसमें गलत पॉइंट होगा वही तो आपका राइट आंसर होगा, क्योंकि क्वेश्चन में नहीं पूछा है। तो इसमें कह रहा है कि आप उन्हें निष्क्रिय रूप से कई बार दोहराने को कहेंगे। ये ऑप्शन दोस्तों रटन तो पढ़ा रहे हर समय, जब भी आप सीटेट एग्जाम में, यूपी टेट एग्जाम में, जब भी रटन की तरह कोई बच्चा पूछे बार बार आप पढ़ के याद कर लोगे, इस प्रकार के क्वेश्चन हर समय गलत होते हैं, इसलिए यह पॉइंट आपका गलत है। जो अगला क्वेश्चन है दोस्तों, कह रहे हैं निम्न में से कौन सा व्यक्तिगत कारक है जो अधिगम को प्रभावित करता है। ऑप्शन है स्कूली माहौल, आनुवांशिकता, सांस्कृतिक संदर्भ, या फिर अध्यापक का शिक्षा शास्त्र। इसमें आपको बताना है व्यक्तिगत कारक पूछ रहा है दोस्तों जो अधिगम को प्रभावित करेगा। अब इसमें जो कि आपका राइट आंसर, देखिए स्कूली माहौल व्यक्तिगत कारक नहीं आएगा दोस्तों, सांस्कृतिक संदर्भ ये भी व्यक्तिगत नहीं आएगा, अध्यापक ये भी आपका व्यक्तिगत कारक नहीं है दोस्तों। व्यक्तिगत कारक आपका है हेरिडिटी, आनुवांशिकता। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, अधिगम किसके द्वारा नकारात्मक रूप से प्रभावित होता है। ऑप्शन है नकारात्मक रूप पूछ रहा है दोस्तों, किसके द्वारा नकारात्मक की भावना आती है या फिर नकारात्मक रूप से प्रभावित होता है। ऑप्शन है अध्यापिका द्वारा, प्रादन पाठ, या फिर निराश की भावना, या फिर विद्यालय का मुद्रित समृद्ध परिवेश, या फिर अगला है दोस्तों विद्यार्थियों की ज़रूरत के अनुसार वैयक्तिक रूप से दिए रहे अनुदेशन। इसमें जो कि आपका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी होगा, क्योंकि जिसमें नकारात्मक रूप से प्रभावित पूछ रहा है तो निराश की भावना जो है दोस्तों अधिगम किसके द्वारा नकारात्मक रूप से प्रभावित होता है, निराश की भावना द्वारा दोस्तों नकारात्मक रूप से प्रभावित होता है। यहाँ पे हम सब दोस्तों सीडीपी को कवर कर लिए, जो आपको 6 फरवरी का पेपर हुआ था, 6 फरवरी 2023 को जो आपका सीडीपी का पेपर हुआ था, उस सीडीपी को हम सब कवर कर लिए। अब हम सब कल के वीडियो में दोस्तों ईवीएस को कवर करेंगे। जितने भी आपके पेपर अभी तक हुए हैं दोस्तों 2022 और 23 में, जो आपका 22 सेट में एग्जाम हुआ था दोस्तों, 28 दिसंबर से चला था आपका पेपर, 28 दिसंबर 2022 से लेकर 6 फरवरी 2023 तक चला था एग्जाम। आज हमने 6 फरवरी का कवर किया है, 6 फरवरी का सीडीपी का कवर किया। इसके बाद ईवीएस के जितने भी सब्जेक्ट हैं सभी सब्जेक्ट को हम सब इसमें कवर करेंगे।
अगर दोस्तों आप सब इस चैनल पर नए थे, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए। यहाँ पे हम सब कंप्लीट जितने भी आपके पेपर हुए हैं सबको यहाँ पे सॉल्व कराएंगे और उसकी PDF भी आपको टेलीग्राम चैनल पे हम सब प्रोवाइड कराएंगे। धन्यवाद।